हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमसीडी एजुकेशन में। साथियों, आज है 14 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 14 जनवरी 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल्स समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग कल के रिविजन से। कल हम लोग ने पढ़ा था 12 जनवरी को मनाए गए राष्ट्रीय युवा दिवस का संबंध किस महापुरुष से है, तो स्वामी विवेकानंद जी से है। ये कलर थोड़ा सा आज इस तरीके का किया गया है, लेकिन कल से सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज थोड़ा सा चेकिंग किया जा रहा था, कल से वही पुराना वाला फॉर्मेट रहेगा, वो ज़्यादा विजिबल रहता है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित विल फॉर पीस 2026 सैन्याभ्यास में ब्रिक्स प्लस देशों ने हिस्सा लिया, भारत इसमें हिस्सा नहीं था। ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन के तहत सभी घरों में सीधे नल से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है पुरी ओडिशा। इसमें 100% ये अचीवमेंट हासिल करी गई है। इसके अलावा नासा के हबल टेलीस्कोप ने अभी एक असफल आकाशगंगा की खोज की है, नाम है क्लाउड 9। मैंने आपको इसको बताया था, अच्छे से डिटेल से समझाया था कल की वीडियो में। विशाखापत्तनम में पुस्तक का विमोचन किया गया, एक अग्नि सरसुलो विकास सिंचना कमलम द्रौपदी मुर्मू। इसको लिखा है यार लागगड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने। आकाशा एयर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का सदस्य बन गया है। ये भारत की 5वीं ऐसी एयरलाइन बन गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता। महिला प्रीमियर लीग के चौथे सीजन के सभी मैच जो हैं नवी मुंबई और वडोदरा में खेले जाएंगे। भारत के ड्रोन डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र चलाया गया। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इस रैंकिंग में उत्तराखंड पुलिस अव्वल नंबर पर रही। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर बात करेंगे, लेकिन एक जरूरी बात, इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी, वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी मकर संक्रांति पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह ये 1 जनवरी से 31 जनवरी तक मनाए जाने की बातचीत चल रही है। मतलब 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा के प्रति अवेयरनेस फैलाया जाएगा और ये दिवस मनाया जाएगा, सड़क सुरक्षा के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए। ठीक है ना, सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना। तो ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। इसका मेन पर्पज है सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और मृत्यु दर को कम करना। क्योंकि देखो, जनवरी महीने में ना मैक्सिमम टाइम पर कोहरा छाया रहता है रोड पर। तो कोहरा छाया रहने की वजह से और लोग हाई स्पीडिंग तो आदत में रहता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन जब ऐसे समय में इसको सड़क सुरक्षा राष्ट्रीय माह के रूप में मनाया जाएगा, तो अवेयरनेस फैलाई जाएगी, तो लोग सतर्क रहेंगे। सतर्क रहेंगे तो अपेक्षाकृत कुछ ना कुछ तो सुधार आएगा ही। तो सन 2000 से इसकी शुरुआत की गई थी। खैर, नितिन गडकरी जी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं और रोड ट्रांसपोर्ट के। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर इस मंत्रालय का। अगला, भारतीय सेना ने नागरिक एजेंसियों के साथ समन्वय मजबूत करने के लिए पुणे में कौन सा अभ्यास शुरू किया। तो भारतीय सेना ने अभी नागरिक एजेंसियों के साथ समन्वय को मजबूत करने के लिए साझा शक्ति नाम से एक अभ्यास शुरू किया है। ये अभ्यास पुणे में होगा, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का एक जिला है पुणे। अब इसमें क्या होगा कि भारत की जो सेनाएं हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र की पुलिस है, इसके अलावा जो एलिट यूनिट होती है, अग्निशमन और आपदा सेवा के जो बल होते हैं, वो सब मिल करके इसमें एक साथ समन्वय करके आपदा की स्थिति को निपटने का प्रयास करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। होता क्या है, जब भी कोई आपदा आती है ऐसी, तो फिर बहुत बहुत प्रकार की फोर्सेज आती हैं, लेकिन उनके बीच में अगर कोऑपरेशन नहीं रहता तो डिफिकल्ट होता है। इसलिए ऐसी कोऑपरेशन किया जा सके तो एक अभ्यास किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें 16 प्रमुख नागरिक एजेंसियां शामिल थी। 8 और 9 जनवरी को ये हुआ खड़की स्टेशन पर, पुणे महाराष्ट्र में। ओके, तो नाम था साझा शक्ति। अच्छा, भारतीय सेना आई है, तो भारतीय सेना के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। भारतीय सेना का मोटो होता है सेवा परमो धर्मा। क्या? सेवा परमो धर्मा। तो 1 अप्रैल 1895 में इसको गठित किया गया था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और भारत के राष्ट्रपति आप जानते हो सर्वोच्च कमांडर होते हैं। इसके अलावा फिर सीडीएस का पद होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। वर्तमान में जनरल अनिल चौहान जी हैं। 7 अपने कुल कमांड हैं भारतीय सेना में। इसके अलावा रेजिमेंट्स में कई सारे रेजिमेंट हैं, गोरखा, सिख, राजपूताना, जाट, महार, ये सब रेजिमेंट है।
ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है, OTA चेन्नई में है, NDA खड़गवासला में है। ये सब भी आपको याद रखना है, पूछे जाते हैं। भारत के वर्तमान में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, यानी सेना प्रमुख हैं। भारतीय सेना दिवस आप जानते हो 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो अभी बस कल ही परसों तो है, कल है, कल 15 जनवरी को सेना दिवस भी मनाया जाएगा। खैर, मकर संक्रांति की आप सभी को शुभकामनाएं। और एक बार फिर से मकर संक्रांति पर ऑफर एक्टिवेट कर दिया गया है। जो ऑफर आपका न्यू ईयर पर दिया जा रहा था, यानी कि 80% तक का वीडियो कोर्स में और 50% का ई बुक्स में, वही एक्टिवेट फिर से कर दिया गया है। अगर आप लोहरी कूपन कोड यूज करते हो, LOHARI, इस कूपन कोड को यूज करते हो तो आपको हमारी ई बुक्स में और वीडियो कोर्सेज में डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगेन फिर से ब्रह्मास्त्र में आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसके अलावा हाँ, लास्ट 6 मंथ वाले में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जो हमारी मंथली आती हैं उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी जो UPSI की, स्टेट की और बाकी जो ई बुक्स हैं उन सब में आपको डिस्काउंट मिलेगा, ब्रह्मास्त्र को छोड़ करके। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र में देखिए ऑलरेडी ये डिस्काउंटेड प्राइस पर है, 99 रेट्स है साल भर का। वैसे साल भर का आप लेते हो तो 12 महीने का 20 रुपये महीने के हिसाब से आपका हो जाता है 240 रुपये। तो वैसे ही 12 महीने का एक साथ कंटेंट आपको 99 में दिया जा रहा है, वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस है, इसीलिए इस पर कम नहीं होगा। बाकी आप संकल्प बैच ले सकते हो। संकल्प बैच एक बार फिर से मौका है, अगर आप चूक गए थे तो मात्र 119 में आप प्राप्त कर सकते हो, और GS सफलता बैच मात्र 249 में आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये आप मिलेगा कब? जब आप लोहड़ी कूपन कोड यूज़ करोगे MZT ऐप पर जाकर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, MZT ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से बेस्ट ई बुक और वीडियो कोर्स में जाकर आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। किसी भी सहायता के लिए इन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट समिट 2026, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए, अब उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट समिट की बात हो रही है, तो ये लखनऊ में किया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको जयपुर के बारे में बताया था, जयपुर में राजस्थान में हुआ था ना, राजस्थान में वो भी क्षेत्रीय AI समिट था। तो ऐसे ऐसे अब जहाँ जहाँ कभी ना, कभी आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, कभी आपको महाराष्ट्र में, कर्नाटका में देखने को मिलेगा। ये क्षेत्रीय स्तर के AI इम्पैक्ट समिट होने जा रहे हैं। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि भाई आप जो राज्य वाले हो वो क्या कर रहे हो AI को बढ़ावा देने के लिए। केंद्र सरकार तो AI के लिए बहुत सारे मिशन कर रही है, तो क्षेत्रीय AI को बढ़ावा देने के लिए AI इम्पैक्ट समिट हो रहे हैं अब जगह जगह। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की जब बारी आई तो लखनऊ में 12-13 जनवरी को आयोजित हुआ। इसमें AI पर, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, इनोवेशंस पर और क्षेत्रीय विकास पर काम किए जाने की, या इसके प्रति इसको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या स्टार्टअप्स को मजबूत कर सकते हैं, कैसे क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, इन सब पर यहाँ पर बातचीत चर्चा चलेगी। ओके, तो नई दिल्ली में 16 से 20 फरवरी 2026 को इंडिया AI इम्पैक्ट समिट होगा, मेन वाला, नेशनल वाला। उससे पहले क्षेत्रीय समिट हो रही हैं कई जगहों पर। अगला, बाकी उत्तर प्रदेश के बारे में आप बेसिक्स जानते ही हो। 75 ज़िले हैं, सबसे ज़्यादा ज़िले, 403 विधानसभा में सीटें हैं, 100 विधान परिषद में सीटें हैं, 80 लोकसभा में और 31 राज्यसभा में सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होती है। CM योगी आदित्यनाथ जी BJP पार्टी से, आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की गवर्नर। दुधवा नेशनल पार्क इकलौता नेशनल पार्क है, एकमात्र नेशनल पार्क जो कि लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है। और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी है। अगला, लोहड़ी किस पर्व से एक दिन पहले मनाई जाती है? तो देखिए, लोहड़ी जो है ना, मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाई जाने वाली एक त्यौहार है। मकर संक्रांति को बहुत सारे नामों के नाम से जाना जाता है, जैसे उत्तरायण भी कहते हैं कहीं कहीं पर, है ना। मैं आपको पूरा ये लिस्ट दिखा दे रहा हूँ। मकर संक्रांति देखिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में या कहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में मनाया जाने वाला त्यौहार है। मकर संक्रांति में होता क्या है ना, कि जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी मकर रेखा से उठकर ऊपर की तरफ होती है, मतलब उसका झुकाव जो है वो परिवर्तित होता है, मकर रेखा से ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, इसीलिए कहते हैं उत्तरायण, है ना। तो उत्तरायण गुजरात और राजस्थान वगैरह में नाम से जाना जाता है। इसके अलावा लोहड़ी, मगही, ये नाम से हरियाणा, पंजाब, इन सब जगहों में सेलिब्रेट किया जाता है इसी त्यौहार को। खिचड़ी नाम से उत्तर प्रदेश बिहार में मनाते हैं। माघ बिहू नाम से असम और नॉर्थ ईस्ट में मनाते हैं। पौष संक्रांति ये वेस्ट बंगाल में कहते हैं। मकर संक्रांति उड़ीसा में। पड्डा पोंडिया ये आंध्र प्रदेश में। पोंगल नाम से तमिलनाडु में मनाया जाता है। मकरा विलक्कू ये केरला में कहते हैं, मकड़ा विलक्कू। मकरा संक्रामन्ना ये कर्नाटका में कहते हैं। मकर संक्रांति महाराष्ट्र MP में कहते हैं। तो मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। सिसुर संक्रांत ये जम्मू कश्मीर में कहते हैं।
तो होता सब मकर संक्रांति के तहत ही है। और ये इसलिए पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है क्योंकि भारत का जो मौसम भी चेंज होता है ना, इसी के आधार पर होता है। भारत की जो फसल तैयार हुई रहती है उसका ये समय भी रहता है। तो ऐसे में लोग जो है फसलों को तैयार होने का सेलिब्रेशन भी करते हैं। इसीलिए ये प्राचीन समय से अपने यहाँ सेलिब्रेशन का भी उत्सव रहा है। ठीक है, तो ये सर्दियों की विदाई और नई फसल के आगमन का भी उत्सव माना जाता है। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसे आप ध्यान रखना। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ जो है ये किस नाम से मनाया जा रहा है और किस प्रकार से आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। सबके यहाँ अलग अलग इसका मेथड भी होता है सेलिब्रेट का। वैसे कुछ प्रमुख मेले और महोत्सव हैं जो चर्चे में रहते हैं, जिनसे क्वेश्चन भी बनते हैं। देखिए, जैसे कुंभ मेला है। कुंभ मेला प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक 4 जगहों पर कुंभ मेला मनाया जाता है। पुष्कर मेला राजस्थान में, सूरज कुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में, सरस मेला गुंटूर आंध्र प्रदेश, रथ यात्रा पुरी उड़ीसा में, राजस्थान में, हरियाणा में तीज, सोनपुर बिहार में सोनपुर मेला बहुत ही फेमस पशु मेला होता है। दिवाली पूरे भारत में, होली पूरे भारत में, दुर्गा पूजा पूरे भारत में लगभग है ना, और गणेश चतुर्थी ये सब पूरे भारत में, ओणम केरल में, बिहू असम में, लोहड़ी पंजाब में, ये प्रमुख महोत्सव हैं। अगला, मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं कौन? ये बन गई हैं न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे। रेवती मोहिते डेरे ये मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस होंगी। 13 जनवरी 2026 को इनका पदभार ग्रहण हुआ, शपथ इन्होंने ग्रहण की। और उनके राज्यपाल से, यानी मेघालय के जो राज्यपाल हैं CH विजयशंकर, उन्होंने इनको शपथ दिलाई। नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, मैंने आपको कई बार बताया। अभी पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे सोमैन सेन, इनकी जगह पर इन्हें नियुक्ति मिली हुई है। ठीक है, तो रेवती मोहिते डेरे इनका नाम याद रखना। अच्छा, आप एक लिस्ट बनाओ। वैसे तो मैं आपको अपडेटेड दूंगा और ई बुक में कि जो भी नए चेंजेस हो रहे हैं, लगातार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सभी चेंज हो रहे हैं, है ना, तो ये सब अपडेट करके आपको दिया जाएगा। मेघालय हाईकोर्ट की स्थापना 2013 में की गई थी। गुवाहाटी हाईकोर्ट से अलग करके मेघालय हाईकोर्ट बनाया गया था। वर्तमान में आप जानते हो, रोज बता रहा हूँ आजकल 25 हाईकोर्ट हैं। 25वां हाईकोर्ट अमरावती हाईकोर्ट है। अगला, इटली के प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार कैलिलियर डेल आर्डिन डेला स्टेला डी इटालिया, इससे किस भारतीय उद्योगपति को सम्मानित किया गया? तो इटली का ये प्रतिष्ठित पुरस्कार है और श्रीनिवास डेम्पो जी को सम्मानित किया गया है। ये भारतीय उद्योगपति हैं। भारत और इटली के संबंधों को बढ़ावा देने में इनका अहम योगदान रहा है। वहाँ पर ये व्यापार करते हैं और इसलिए इनको सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, इस सम्मान से, ये इटालियन लैंग्वेज में है इसलिए इस अटपटा सा नाम आपको लग रहा है। तो इनको गोवा में एक समारोह आयोजित करके सम्मानित किया गया है इटली के कांसुल जनरल के द्वारा। ठीक है, अगला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर के बाद दुनिया में इंटरनेशनल क्रिकेट का रन कोई बनाया है तो वो है विराट कोहली। इन्होंने कुमार संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ा। हालांकि सचिन तेंदुलकर से ये भी बहुत पीछे हैं और मुझे नहीं लगता कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। कारण ये है कि ये T20 से और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं और अभी इनके देखिए रन का गैप कितना है, लगभग 6000 का गैप है ना। 34,000 रन सचिन तेंदुलकर बनाए हुए हैं, विराट कोहली 28,000 रन बनाए हुए हैं। कुमार संगकारा 28,016 रन बनाए थे। रिकी पॉन्टिंग 27,000 रन, महिला जयवर्धने 25,000 रन। तो ये सब तो रिटायर हो चुके हैं। इनमें केवल इकलौता नाम है विराट कोहली जो अभी खेल रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये केवल ODI खेल रहे हैं, एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं। अब एक फॉर्मेट के ज़्यादा मैचेज होते नहीं हैं साल भर में, अगर आप तीनों फॉर्मेट खेलते होगे। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि साजिशन तौर पर इनसे टेस्ट में और T20 में प्रेशराइज कर करके संन्यास लेवा लिया गया, लेकिन अब बस इसीलिए कि शायद इनका रिकॉर्ड न टूटे। लेकिन जो भी हो, खैर ये एक ही फॉर्मेट खेलते हैं ODI तक, और वो भी लगता है कि 2027 के वर्ल्ड कप के बाद उससे भी संन्यास ही ले लेंगे। तो इनका भी कोई इरादा नहीं है कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ें, और 6000 रन 1-2 साल में मतलब इम्पॉसिबल है। खैर, विराट कोहली जितना भी पहुँचे हैं ये कम नहीं है, ये अपने आप में विराट है और दूसरे सबसे ज़्यादा स्कोरर हैं। और आप थोड़ा सा ये भी देखोगे, अब मैं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा जबरा फ़ैन हूँ विराट कोहली का, मैं तो सभी इंडियन प्लेयर का फ़ैन हूँ। एक और फैक्ट बता ही दे रहा हूँ फिर भी, तो सचिन तेंदुलकर 16 साल की उम्र में डेब्यू किए थे और 42 साल तक क्रिकेट खेले थे। जबकि विराट कोहली का आप देखोगे तो 36-37 साल में, 35-36 साल में उन पर प्रेशराइज इतना बनाया जाने लगा जैसे वो बूढ़े ही हो गए, जबकि आज तक बंदा यंग है, फिट है।
जेंडर श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से किस भारतीय सेना अधिकारी को सम्मानित किया गया? जेंडर श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार से भारतीय सेना की अधिकारी मेजर स्वाति शांता कुमार इनको सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने ये दिया है अवार्ड, और संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार है ये। जेंडर कैटेगरी में मिला है, तो ये कैटेगरी भी आपको याद रखना है। वैसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में ये अवार्ड दिया गया, यानी कि न्यूयॉर्क में ही हेडक्वार्टर है। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के दक्षिण सूडान मिशन में ये सेवाएं दे रही हैं। और आपको मैंने कई बार यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में बताया हुआ है। यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस में ना, क्योंकि देखो यूएन के पास खुद की सेना है नहीं, तो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में देशों से सेनाएं मंगाती है। उसमें भारत से, पाकिस्तान से, चीन से, दुनिया भर से, मतलब तमाम देशों से सेनाएं जाती हैं और फिर वो अलग अलग जगहों पर शांति मिशन में काम करते हैं। दक्षिण सूडान हुआ, या बहुत सारे ऐसे अफ्रीकी देश हैं जो अनस्टेबल हैं, तो उसमें कई बार शहीद भी हो जाते हैं सैन्यकर्मी भी, कई बार बहुत अच्छा काम किए रहते हैं, तो उनको पुरस्कार भी दिया जाता है। ऐसे में जेंडर कैटेगरी में मेजर स्वाति शांता कुमार को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के अभिनेता कौन बन गए? तो सबसे कम उम्र के अभिनेता, या कहें यंगेस्ट विनर बन गए हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले ओवेन कूपर। ये आपको दिख रहे हैं, ये हैं ओवेन कूपर, और इन्होंने मात्र 16 वर्ष की उम्र में यह बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीता है, गोल्डन ग्लोब जीता है। गोल्डन ग्लोब अपने आप में सिनेमा के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित अवार्ड है। तो इसका अभी अवार्ड समारोह आयोजित किया गया, जिसमें इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। इनको नेटफ्लिक्स पर आई एडोलसेंस वेब सीरीज में अपने रोल के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, इससे पहले रिकॉर्ड 2010 में बना था क्रिस कोल्फर के नाम, वो 20 साल की उम्र में पाए थे। अब देखो 2026 यानी 16 साल बाद ये रिकॉर्ड टूटा है। वैसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड की अगर बात करें विनर लिस्ट की, तो हैमनेट ने बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है। बेस्ट कॉमेडी फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर। इसके अलावा बेस्ट एक्टर जो हैं वैगनर मोरा को चुना गया है द सीक्रेट एजेंट के लिए। बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड जेसी बैकले को मिला है हैमनेट के लिए। ओके, इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर पाउल थॉमस एंडरसन को। बेस्ट स्क्रीन प्ले वगैरह उतना पूछा नहीं जाएगा। बेस्ट ड्रामा सीरीज द पिट को चुना गया है, याद रखना। जहाँ जहाँ पर मैंने टिप लगा दिया है उसको याद रखना, वो ज़्यादा चांसेस है पूछे जाने के। अगला, हाल ही में निधन हुए दविंदर सिंह गर्चा ये किस खेल से जुड़े थे? तो दविंदर सिंह गर्चा जी ये भारत के महान हॉकी खिलाड़ी थे, लीजेंड थे। 1980 में जब भारतीय टीम ने गोल्ड जीता था हॉकी में ओलंपिक्स में, आपको शायद पता ना हो, भारत 8 बार गोल्ड जीत चुकी है ओलंपिक्स में। भारत का ओलंपिक में कोई सानी नहीं था एक टाइम पर। खैर, पिछले लास्ट 2 बार से भारत ने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है ओलंपिक्स में। तो देखिए यहाँ दविंदर सिंह गर्चा जी 1980 की मॉस्को ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाने वाली टीम का हिस्सा थे। तो ऑब्वियस सी बात है, लीजेंड थे भारत में, क्योंकि ये टीम इवेंट है, टीम में सबका एफर्ट रहता है तभी गोल्ड जीतता है ओलंपिक जैसे खेलों में, वो भी। तो 1980 में इन्होंने भारत को गोल्ड जिताया था। 6 मैचों में इन्होंने 8 गोल भी किए हुए थे। 30 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, कुल 19 गोल इन्होंने किए थे। इन्हें ध्यानचंद पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च खेल जीवन का पुरस्कार मिल चुका है। अब ये लिस्ट है पिछले दिनों में जिनके निधन हुए थे, उनका रिवीजन कर लेते हैं। के शेखर जो भारत की पहली 3D फिल्म बनाए थे, उनका निधन हुआ। विनोद कुमार शुक्ला जी जो अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे 2024 के, उनका निधन हुआ। शिवराज पाटिल पूर्व गृह मंत्री थे, इनका निधन हुआ है। फ्रैंक ग्रहेरी विश्व प्रसिद्ध कनाडाई अमेरिकी वास्तुकार थे, इनका निधन हुआ। स्वराज कौशल मिजोरम के पूर्व राज्यपाल थे। रॉबिन स्मिथ इंग्लैंड के क्रिकेटर थे। सर टॉम स्टॉपर्ड ब्रिटिश नाटककार थी। कुमारी कमला भरतनाट्यम की नृत्यांगना थी। धर्मेंद्र अभिनेता थे। कामिनी कौशल अभिनेत्री थी। सालू मर्दा थिमक्का पर्यावरणविद थे। और विद्येश्वरन राजारमन कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। इन सब का भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है, इनको याद रखना। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक बार फिर से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। PDF आप जाकर के टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो, और हमारे ई-बुक्स वगैरह कोर्सेज वगैरह पर जो डिस्काउंट चल रहा है, इसका आप ऑफर का फायदा उठा सकते हो। कल मैंने आपसे पूछा था कि AERB अध्यक्ष की नियुक्ति करने वाले कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है बाय डिफॉल्ट। PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में किस यात्रा का नेतृत्व किया? तो सौर यात्रा का नेतृत्व किया PM मोदी ने। आज आपको क्या बताना है कि Cloud9 किस सर्पिल आकाशगंगा के पास स्थित है?
दूसरा, ICJS 2.0 रैंकिंग में 93.41 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर कौन रहा था। तो दोनों क्वेश्चन कल की वीडियो से लिए गए हैं, आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।